हेलो गाइस, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आ चुके हैं हम क्या लेके पीवाई को सीरीज लेके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और प्रश्नों का बौछार। 110 प्रश्न की गारंटी की बात जो हमने किया था वो गारंटी लेते हैं और मेरी संस्था उठा रही है गारंटी। और हम नहीं, पूरी संस्था की जो टीम है मेरी पूरी गारंटी उठाएगी। प्रश्न अब खोलेंगे तो देखेंगे कि सही में उन्होंने गारंटी लिया था, प्रश्न छपे हैं और आए हैं। इसलिए जो पीवाई से लेके आया जा रहा है उसमें कंटेंट ये है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, अगल बगल व्याख्या भी कर दी जा रही है, एनालिसिस भी कर दिया जा रहा है, ताकि अगल बगल से प्रश्न आए तो आप गलती ना करके आए। चलिए बातें तो बहुत करते हैं, पीछे से बातें करते रहेंगे। पहले हम टॉपिक पे आते हैं। क्या है टॉपिक? है आज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब नाम है इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। चलिए देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्नों पे आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे इसमें। प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? और वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है स्वतंत्र होकर एक नए राजवंश की स्थापना करता है, बंगाल क्षेत्रीय राजवंश के रूप में उभर के आता है। उसी का नाम पूछा जा रहा है आपसे। 1717 में ये कौन था? सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां इसका आंसर होगा। मुर्शीद कुली खां। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को फर्रुखसियर द्वारा, किसके द्वारा? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। क्या है? बंगाल का गवर्नर 1717 ईस्वी में। और ये अंतिम क्या बंगाल का गवर्नर था, मुर्शीद कुली खां। और इसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और बंगाल राजवंश की स्थापना कर डालते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? जो है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कहें या गवर्नर कहें, कौन था? तो प्रश्न आ गया कौन? मुर्शीद कुली खां आ गया। कौन? मुर्शीद कुली खां। अब एक बात मैं और यहीं बता दूं, कंफर्म कर दूं कि मुर्शीद कुली खां जब गवर्नर बना 1717 ईस्वी में और स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद कौन बना है बंगाल का नवाब? तो इसका दामाद था सुजाउद्दौला, वो बना सुजाउद्दौला। इसके बाद क्रम पूछता है कभी कभी। उसके बाद कौन आया? सरफराज खां। तीसरे नंबर पे सरफराज खां आ गया। उसके बाद कौन आया? तो अलवर्दी खां। इसके बाद आएगा अलवर्दी खां चौथे नंबर पे। अलवर्दी खां बंगाल के नवाब की गद्दी पे बैठेगा अलवर्दी खां। 1740 से 54 की घटना है ये। 1740 से 54 पे ये सत्ता पे बैठता है। अच्छा, इसके बाद कौन बैठा? क्रम पूछता है, इसलिए बता दूं तुम्हें। अलवर्दी खां के बारे में कहावत है, इसने यूरोपियों की चर्चा जो की है, तुलना जो की है, मधुमक्खियों के छत्ते के भांति की है। कहा कि मधुमक्खी के छत्ते में एक बार छेड़ेंगे इसको तो वो काट लेता है। वही हाल यूरोपियों से किया है उन्होंने कि एक बार यूरोपियों को छेड़ेंगे वो आपको काट ही लेंगे, यानी आपके साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। उनका स्टेटमेंट था ये उनका। फिर इसके बाद कौन बैठा? सिराजुद्दौला बैठा। इसके बाद सिराजुद्दौला का कब से कब से शासन रहा था? 1756 से 57 तक मात्र। 1756 से 57 तक। कहीं कहीं 54 भी मिलता है और कहीं कहीं 56-57 मिलता है।
इसकी घटना क्या है, इसी समय ब्लैक होल की घटना होती है। जून 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है। यानी घटना ये थी कि एक ही छोटे कमरे में लगभग कितने व्यक्तियों को, लगभग उसमें 140 व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था और बाद में जिंदा बच के आए थे मात्र 23 व्यक्ति। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इस पर प्रश्न पूछ डाला इसने। इसी के समय प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और आगे घटना के में प्रश्न मिल जाएंगे आपके। सिराजुद्दौला के बाद कौन बैठा, तो कौन बैठा, मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। ये क्रम रहा इन लोगों का। तो क्रम इसलिए बता दिया कि एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था, ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था और पहली बार ब्रिटिश प्रभु जो है किसी राजघराने को हराता है और वहां से टैक्सेशन पद्धति या नियत आय प्रबंधन कर लेता है अपना। तो कौन सा युद्ध था? उस समय बंगाल एक समृद्ध राज्य के रूप में था और बंगाल तो राजधानी भी रही है भारतवर्ष की। राजधानी दिल्ली तो 1912 में हुई ना, 1911 में घोषणा हुई जॉर्ज पंचम द्वारा। उसके बाद 12 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ राजधानी। उसके लिए बंगाल जो है, कलकत्ता जो है वही राजधानी थी और बंगाल एक समृद्ध राज्य के रूप में फेमस था। उसी बंगाल की मैं एक घटना बता रहा हूँ कि कौन सा उसी में युद्ध हुआ था, एक जो फेमस युद्ध हुआ था जो ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए आरंभ किया कि हाँ ब्रिटिश प्रभुत्व अब शुरू हो चुका है। चलिए कौन सा युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध था। वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हो चुका था। कब से? 23 जून 1757 से। अच्छा, बक्सर की लड़ाई यही बताते हैं कब हुआ था? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी ये। अच्छा, प्लासी के युद्ध में घटनाएं जानते हैं कि क्या है, कौन था भाई प्लासी के युद्ध में? 23 जून 1757 को हुआ था। एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज में कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था 1757 से 60 तक था पहली बार। दोबारा 56 से 65 से 67 तक था। इसको बंगाल का शेर बोलते हैं और विलियम पिट इसके बारे में कहता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में कहा है इनको। स्टेटमेंट आया है विलियम पिट का। 23 जून 1757 को एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी ओर कौन लड़ रहा है? सिराजुद्दौला। बंगाल का नाम आप सिराजुद्दौला लड़ रहा है। अच्छा, इसमें घटना एक घटती ये है, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को कहा, मीर जाफर कहा कि आप मेरे पक्ष में रहेंगे तो आपको हम नवाब बना देंगे बंगाल का। तो वो अपने पक्ष में कर लिया उसको। उसके अलावा यार दुर्लभ, यानी उसके बाद यार लतीफ और राय दुर्लभ, तीन ऐसे हुए जो इनके पक्ष के थे, मत विद्रोही के रूप में काम किए उन्हें प्लासी के मैदान में। कौन? एक तो मीर जाफर, जिसको क्या हुआ, लालच दिया गया था। दूसरा था यार लतीफ और तीसरा कौन था? राय दुर्लभ साहब। ये तो लड़ तो रहे थे इनके पक्ष में और युद्ध स्थल पे खड़े थे, मगर विद्रोही के रूप में खड़े थे। ये ब्रिटिश के पक्ष में चले गए थे ये लोग। दो ऐसे सेनानायक थे सिराजुद्दौला के में जो तत्परता से लड़े थे, मीर मदन और मोहनलाल। कौन? मीर मदन बोलते हैं, मीर मदन और मोहनलाल, यही नाम लिखते हैं मोहनलाल। ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे युद्ध में लड़े जाते हैं दो विपक्षी पार्टी। तो मगर युद्ध की जो है विजय निश्चित थी, किसकी होनी है, कौन जीतेगा ये तय था। और वही हुआ कि सिराजुद्दौला को भाग के जाना पड़ा यहां से, युद्ध के मैदान से, और मुर्शिदाबाद लौटे और वहीं उनकी हत्या हो गई
और बाद में मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब की गद्दी पे बैठ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अब तो मार देंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। यही निर्णायक युद्ध रहा। 1764 अक्टूबर 64 में बक्सर का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध 3 होते हैं। 1526 पहला, ये मुगल का जब पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे, 1526, 1556 और 1761। और ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर के काल में। ठीक है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज सेना के नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुंडो नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ कौन था? दूसरी पार्टी कौन थी? तो मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ये लड़ रहे थे एक तरफ और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और बाद में मीर कासिम को भागना पड़ता है। अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मुगल यानी अंग्रेजों से संधि करनी पड़ती है, जो इलाहाबाद की संधि के रूप में फेमस होगा वो। चलिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए पूछ ही दिया डेट। 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। और बांडीवास का युद्ध होगा 1760 में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में बांडीवास का युद्ध, यूरोपीय कंपनी का आगमन जो पढ़ा रहे थे तो बताए थे हम कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है बांडीवास का, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हो जाती है। बक्सर 1764। चलिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था बताना है। तो कौन व्यक्ति था? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बंगाल विजय किया था। तो बंगाल का शेर कहते हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव इसने साम्राज्य विस्तार भी किया था। इसने बड़े मैक्सिमम तक साम्राज्य विस्तार किया था और एक जाऊ क्षेत्र में ये कब्जा भी कर लिया था, बंगाल क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आ गया, ये स्टेटमेंट ही आ गया। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनाएं कहा गया है? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनाएं कहा गया? स्टेटमेंट ही आ गया। स्टेटमेंट किसने दिया था? विलियम पिट साहब ने दिया था। कौन? विलियम पिट साहब ने दिया था यह स्टेटमेंट। विलियम पिट का कथन था यह। किसके बारे में कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा गया है। यहाँ अल्बुकर्क की चर्चा मैंने किया था जब यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पुर्तगाली प्रथम वायसराय था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था ये अल्बुकर्क। और 1505 से 1509 तक ये यहाँ वायसराय के रूप में रहा था। डुप्ले ये भी पुर्तगाली थे और इनकी कूटनीति के सामने सभी लोग फेल थे। और कॉर्नवालिस ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल होंगे। कॉर्नवालिस अंग्रेजी गवर्नर जनरल होंगे। क्या फेमस रहा इनके समय? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो था इन्होंने ही लाया था। ठीक है, और भी जिक्र की जाएगी जब पढ़ाएंगे हम आपको गवर्नर जनरल, तो पूरी गवर्नरों की चर्चा मैं करूंगा, एक एक गवर्नर जनरल की चर्चा मैं करूंगा।
प्लासी का युद्ध का मैदान है कहाँ? प्लासी का मैदान युद्ध तो बोल दी हमने, कहाँ पे है ये प्लासी का युद्ध का मैदान? कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? नादिया जिले में है, भागीरथी किनारे पे है। कहाँ पे? इसके नादिया जिले में है। और पश्चिम बंगाल वर्तमान में बहुत फेमस रहा है, न्यूज़ों में चर्चा में रहा है। कलकत्ता में एक डॉक्टर के दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी हॉस्पिटल में, वो चर्चा का विषय बन गया। और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि बिल पास करके विधानसभा में कि यदि दुष्कर्म के मामले में 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। चलिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? किसको डर था ये बात का? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने ट्रांसफर की थी, ये बताना है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर की थी, ये बताना है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर की थी, ये बताना है आप लोगों को। जल्दी बताइए। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखिए, अलवर्दी खां तो क्या कहा था, यूरोपियों की चर्चा मधुमक्खियों की छत्ता से की गई है। सिराजदौला प्लासी के मैदान में था, प्लासी के युद्ध लड़ा था, वो हार हुई थी। इसका मीर जाफर गद्दी पे बैठेगा। और मीर जाफर के बाद कौन बैठेगा? मीर कासिम बैठेगा। कौन बैठेगा? मीर कासिम बैठेगा। और मीर कासिम ही मुर्शिदाबाद से बंगाल राजधानी अपना ट्रांसफर करेगा। बंगाल राजधानी क्या करेगा? अपना ट्रांसफर करेगा बंगाल राजधानी। कौन? एक मिनट के जल थोड़ा ले ले हम। चलिए, जो है मीर जाफर, सिराजदौला के बाद मीर जाफर गद्दी पे बैठता है। और इसका काल क्या था? 1757 से 1760। मीर जाफर का 1757 से 1760 इसका काल था बंगाल के नवाब के रूप में। और 60 के बाद 1760 से लेके और 1700 कब तक? 65 तक, 1760 से लेके 63 तक गद्दी पे कौन बैठा है? ये मीर कासिम। हाँ, और मीर कासिम जब गद्दी से हटता है, ये दामाद इसका, मीर जाफर को क्या किया? हटाने के लिए अंग्रेजों ने मीर कासिम से संधि कर ली, क्योंकि वो उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा, तब उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। और 63 में जब एक गद्दी पर हटा, तो फिर मीर जाफर को गद्दी बैठाया इसने, फिर मीर जाफर को गद्दी बैठाया। और बंगाल जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बाहर लड़ाई को लड़ा था मीर कासिम। चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का मौका मिल गया, कौन सा युद्ध था जिसको लड़ने के बाद अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित, यानी अपने हिसाब से चलाने का मौका मिल गया? और इसी युद्ध के बाद उसने संधि की, इलाहाबाद की संधि। उसके बाद उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई और कराम मानिकपुर का भी क्षेत्र मिल गया इसको। उसके बारे में बताना है आप लोगों को। किसके बारे में? इसके बारे में बताना है। तो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध की चर्चा जस्ट हमने किया है कि एक तरफ जो था, कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर, कहीं कहीं 22 अक्टूबर, कहीं 23 मिलता है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक तरफ कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेनानायक हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम, जो चर्चा किए थे मीर कासिम। अवध के नवाब सिराजदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे। इसमें तीनों सेनाओं एक साथ लड़ने के बाद भी अंग्रेजी सेना जीत गई इसमें। उसके बाद क्लाइव आया और उसने इलाहाबाद की 2 संधियां किया। इलाहाबाद की 2 संधि की। एक संधि उसने किया था 12 अगस्त। कब? ये लिख देता हूं मैं। इस संधि के बाद इस 12 अगस्त 1765 को पहली संधि किया उसने।
12 अगस्त 1765 को पहली संधि किया। किसके साथ किया पहली संधि उसने? तो मुगल सम्राट के साथ किया, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ करता है, शाह आलम द्वितीय के साथ करता है। इसमें क्या हुआ कि इसमें मुगल सम्राट से उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया। इसे इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त पहली संधि के माध्यम से, इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से। और इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली अपनाया, द्वैध शासन प्रणाली अपनाया। यानी दीवानी और निजामत जो है आप करेंगे, भारतीय करेगा, और संरक्षण जो है हम देंगे, टैक्स वसूल के आप लाएंगे और रखेंगे हम। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि उसे भारतीय जनमानस के बारे में अभी पता नहीं था, और उस समय और सी अंग्रेजी कंपनियां लगातार व्यापार कर रही थी और प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। यदि डायरेक्ट वो कब्जे लेता तो हो सके कि विद्रोह की संभावना हो जाती, और ये जो राजघराने हैं किसी अंग्रेजी कंपनी के साथ और भी कोई कंपनियां साथ मिल जाते तो उन्हें आपस में टक्कर लेना पड़ता। और उसके अलावा उनको भारतीय जनमानस के बारे में पता नहीं था, टैक्स कैसे वसूलते हैं वो पता नहीं था, तरीका क्या वो पता नहीं था। इसलिए कहा कि दीवानी और निजामत आप ले जाइए और संरक्षण हम देंगे, आपके प्रभुत्व मालिक हम रहेंगे। यानी एक अस्थायी इनकम घोषित कर दिया। मगर एक प्रश्न आता है कि द्वैध शासन के जनक कौन था? द्वैध शासन के जनक था लियोकार्टिस। प्रश्न पूछा गया है लियोकार्टिस के बारे में, लियोकार्टियस के बारे में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है, जो 16 अगस्त को होती है, 16 अगस्त 1765 को होती है, वो अवध के नवाब के साथ किया जाता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ किया जाता है, जिसमें करा और मानिकपुर का क्षेत्र लेके दे जाता है मुगल सम्राट को, और उसको पेंशन भी दिया जाता है। तो एक तीर से दो निशान उसने कर लिया। चलिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? अब आ गया बक्सर की लड़ाई का युद्ध, बक्सर की लड़ाई का युद्ध आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई सुजाउद्दौला के साथ, और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। जब हम पढ़ाएंगे क्षेत्रीय राज तो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाएंगे, उसमें 1790 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 90 से 92 के बीच हुआ था। तो 92 में टीपू सुल्तान ने जब हार गया तो अंग्रेजों से उसने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी वो। और वांडीवासी युद्ध तो भाई लगातार 1760 बता ही चुके हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइए, ये पूछने वाली बात है। अभी जैसे बताएं हम कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय लड़ रहा था, तो वही था मुगल सम्राट। कौन? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट लड़ रहे थे, तो वही शासक था। इजी प्रश्न है। बंगाल का नवाब कौन था? ये पूछा आपसे। बंगाल का नवाब कौन था ये पूछ रही आपसे, तब क्या मानेंगे इसमें आप? बंगाल का नवाब था, कौन था ये प्रश्न पूछा आपसे, तो क्या मारेंगे बताइए, क्या मारेंगे बताइए? तो अरे यार, मीर कासिम जब हटा गद्दी से 63 में, फिर मीर जाफर को बैठाया गया गद्दी पे 63 से लेके 65 तक, 63 से लेके 65 तक दोबारा बैठा गद्दी पे ये। तो भाई नवाब कौन होगा इसमें? तो मीर जाफर। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद निजामुद्दौला अंतिम बंगाल नवाब होगा। निजामुद्दौला जो होगा अंतिम नवाब होगा बंगाल का। चलिए, सिराजदौला के बाद कौन? मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम, फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर। यही था ना? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? अभी बताए हैं बंगाल,
और बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी किसने दिया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से 12 अगस्त को प्रथम संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच में 1765 ईस्वी में। चलिए, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? अब बंगाल की दीवानी कौन प्रदान करेगा? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान की गई थी? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, यहां लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, जो 1765 में आता है दोबारा गवर्नर बन के, बंगाल का 67 तक रहता है और इसी में इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की संधि करता है जिसके माध्यम से प्राप्त करता है। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक जब पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल बताएंगे, इससे बहुत से सुधार किए थे। इसी के समय मैकाले द्वारा शिक्षा आयोग लाया गया था और शिक्षा का अंग्रेजी भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लाने की बात की थी। मैकाले शिक्षा आयोग बनाया गया था 1835 ईस्वी में। 1828 से 35 तक यह शासनकाल था इनका और इसने शिक्षा आयोग लाया था। उसके बाद सती प्रथा उन्मूलन इन्हीं के समय हुआ था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से नियम 17 पूछा जाता है। किस नियम? नियम 17 के माध्यम से सती प्रथा आया था। पहले बंगाल में लागू हुआ, ये पहले बंगाल में लागू हुआ और 30 में जो है ये बाकी क्षेत्रों में, मुंबई मद्रास क्षेत्रों में भी लागू हो गया। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया था 30 में, 1830 में ठगी प्रथा का अंत के लिए इसने ठगी प्रथा का ऊपर लिखते हैं, ठगी प्रथा के अंत के लिए स्लीमेन आयोग बनाया था। स्लीमेन आयोग, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं सोचो कि बता ही दूं आपको। स्लीमेन आयोग लाया था इसने। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लाया था। न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया था इसने, यानी कर और राजस्व, कर और न्यायिक पद्धति अलग अलग कर दिया था इसने। लोक सेवक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया था इसने, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लाया था इसने। और जब दोबारा आया, यहाँ पे कहा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट करता है उसका परमानेंट सेटलमेंट यही हो जाता है। 1805 में जो दोबारा एक आता है बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर बन के, तो क्या होता है पता है? इनकी मृत्यु यही हो जाती है और गाजीपुर में समाधि भी है। पूछा जाता है प्रश्न, सब प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न आएंगे। जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे होंगे तो प्रश्न आएंगे ये। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद किसने, क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया था बताना है। इसे 2 दीवान नियुक्त किए थे, एक बिहार का एक बंगाल का। इसने 2 दीवान नियुक्त किए थे, एक बंगाल का एक बिहार का। तो बंगाल का पूछ रहा है क्या, किसको? मुर्शिदाबाद, यानी बंगाल का दीवान किसे बनाया था? तो है मोहम्मद रजा खां को बनाया था। मोहम्मद रजा खां को बनाया था बिहार का, वाली बंगाल का दीवान। और सिताब राय को बनाया था बिहार का उप दीवान बनाया था। बिहार का उप दीवान बनाया था सिताब राय को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में और बिहार पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न। सिताब राय, तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय द्वारा बनवाया गया था। (1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? वो बताना है। किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आया था ये बताइए आप लोग। इसके बारे में बताइए आप लोग। कौन? गोरो, खासी, कुकी, टिपरा। तो खासी जनजाति के संपर्क में आया था। एक यूनिक प्रश्न था ये।
यूनिक प्रश्न है ये। देखिए अब आ गया प्रश्न, अवध सल्तनत हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी अवध के नवाब थे, उनके दरबार में कुछ हिंदुओं को भी नवाब वजीर का पद दिया गया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब असफदौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, यानी दोनों कथन सही है। क्योंकि हिंदू जानते थे कि अवध के नवाब तो मुस्लिम थे, मगर जनता कौन थे? हिंदू थे। तो उन्होंने हिंदुओं को भी अपने पक्ष में साधने के लिए कुछ हिंदू नवाब वजीरों को भी नियुक्त किया था। उसमें राजा टिकैत राय को नवाब असफदौला ने अर्थमंत्री बनाया था और बाकी हिंदू जातियों को ऊंचा स्थान दिया जाता था इसमें। चलिए, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? आप बताइए, कालक्रम बताना है। पहले कौन लड़ा गया था, उसके बाद कौन लड़ा गया था, उसके बाद कौन? सभी युद्ध की चर्चा मैं कर चुका हूं, एक युद्ध छोड़ के चर्चा में सबका कर चुका हूं। अंबर का युद्ध मैं चर्चा नहीं किया हूं अब तक। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बांडीवास कब हुआ? 1760। बक्सर कब हुआ? 1764। और अंबर का युद्ध कब होगा? 1749 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1749। यानी क्रम जो बी नंबर जो क्रम है सही है। अच्छा, अंबर के युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंबर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसमें कर्नाटका के नवाब जो थे अनरुद्दीन, वो हार गए थे अपने। जब प्रथम कर्नाटका युद्ध हो रहा था और कर्नाटका राजघराने में आपसी लड़ाई हो रही थी, तो कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन थे। एक तरफ से चांद साहब और फ्रांसीसी लड़ रहे थे, और मुजफ्फर जंग चांद साहब और फ्रांसीसी एक तरफ से, और कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन एक तरफ से लड़ रहे थे। और इसमें क्या हुआ कि कर्नाटक के नवाब की हार होती है और उन युद्ध में ही मारे जाते हैं। हाँ, और उसके बाद हैदराबाद जो है फ्रांसीसी सेना बुस्सी के नेतृत्व में चला जाता है। यही घटना थी क्या? अंबर के युद्ध की घटना। ये कर्नाटका जब राजघरानों की युद्ध होता है उसमें अंबर का युद्ध होता है, 1749 ईस्वी में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। बताइए अब। अंग्रेज और इसमें कौन लड़े थे बांडीवास के युद्ध में? अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इसमें कौन पराजित होता है बांडीवास के युद्ध में? अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े थे बांडीवास के युद्ध में? अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े थे? पहली क्लास में मैं चर्चा भी किया था, आयरकुट। और दूसरी तरफ से कौन लड़ रहा था? काउंट डी लाली। दूसरी तरफ से फ्रांसीसी तरफ से काउंट डी लाली लड़ा था। इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और इनकी हार होती है। इसका काउंट डी लाली को बुला लिया जाता है। यहां से काउंट डी लाली को बुला लिया जाता है। कहां? फ्रांस बुला लिया जाता है। बांडीवास की युद्ध 1760 में हुआ था। किनके बीच? तो फ्रांसीसी। और क्या हुआ? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था। उल्टा है, ऐसा थोड़े है। ब्रिटिश ने किसको हराया था? फ्रेंच को हराया था। किसने? ब्रिटिश ने जो हराया था फ्रेंच को हराया था। अभी बताए हैं आयरकुट और लाली के बीच युद्ध होता है और इसमें आयरकुट की विजय होती है, लाली हार जाते हैं, लाली को फ्रांस बुला लिया जाता है। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये सवाल बीपीएससी नहीं पूछा। देखिए क्या है कि ऑप्शन उसका ई पहले आता था, अब ऑप्शन ई नहीं आएगा। अंग्रेज द्वारा किसके? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। देखिए कितना इजी प्रश्न हो गया, कितना इजी प्रश्न हुआ। देखे एक बार आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो क्या होगा? प्रश्न सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुम्मिलित है बताना है इसमें। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? मीर जाफर के खिलाफ विरोध। इसमें मीर कासिम लड़ रहा था।
मीर जाफर नहीं, मीर कासिम। और बंगाल का नवाब मीर जाफर था उस समय। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सही लग रहा है। चिड़ियागांव का युद्ध लहौजी के विरुद्ध मराठे, और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सही है इसमें? बांडीवास का युद्ध सही है, जो लड़े जा रहे थे, यानी फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सबसे अधिक विरोध किसने किया था भारत में अंग्रेजों का, यह बताना है आपको। तो मराठों ने सबसे अधिक विरोध किया था। मराठे अपने दमखम से, किसे? अपने दमखम से लड़े थे, दमखम से लड़े थे। इसलिए देखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में चर्चा कर देता हूं यहीं पे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेके 82 तक, यही था ना। और 82 में सालाबाई की संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों, प्रथम आंग्ल मराठा में अंग्रेजों की हार होती है, अंग्रेज हार जाते हैं, अंग्रेज हार। उसके बाद 82 में होती है सालाबाई की संधि। 1782 में सालाबाई की संधि पूछा जाता है, याद रखिएगा। किसके सहयोग से, किसकी मध्यस्थता से? महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से यह संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में। ये मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता करते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, प्रश्न खत्म हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इतने प्रश्न हैं। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सभी चीजों को बता दिया, इसमें समाहित कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।